नमस्कार। आज विज्ञान जागृति मंच के माध्यम से और इस विज्ञान की एक श्रृंखला के तहत मैं इस मंच से ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन नीड ऑफ आवर के विषय में आप सबको जानकारी देना चाहता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में पृथ्वी एक ऐसी जगह है जहां जल और जीवन दोनों ही मौजूद है, क्योंकि हर जीवित प्राणी के अंदर जल जरूर और अनिवार्य रूप से मौजूद है, चाहे वह मनुष्य का शरीर हो, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु। हमें ये जानना चाहिए कि इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर तीन चीज, चाहे जीव जंतु, पेड़ पौधे और मानव, ये तीन की एक आपस में एक श्रृंखला है, चेन है, जिसके माध्यम से पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है। यदि हम जल की बात करें तो हम जानते हैं कि हमारा शरीर भी जो है पंच तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। इसमें अहम भूमिका जो है वो जल की है। हमारे शरीर के अंदर 70% जल पाया जाता है, जिसके माध्यम से हमारा शरीर, हमारी फिजियोलॉजी, हमारे शरीर के सारे तंत्र अच्छे से चल रहे हैं और व्यवस्थित ढंग से कार्य कर रहे हैं। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि जल जो है ये बहुत ही आवश्यक है प्रत्येक जीव के लिए, जंतुओं के लिए और प्राणियों के लिए। तो यदि इस धरा पर यदि जल है तो निश्चित तौर पर उससे पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव सभी लाभान्वित हो रहे हैं। और आजकल के समय में ये देखा जा रहा है कि जल जो है वह, उसका परसेंटेज जो है, हमारे प्रकृति में जो परसेंटेज निकल करके आया हुआ है कि 97% जो जल है वो क्या है, खारा जल है, जो समुद्र और महासागरों के अंदर मौजूद है। ठीक उसके बाद 2% जो है वो क्या है, हिमशिखाओं, जितने भी आपके बर्फ हैं उस रूप में जो है 2% जो है जल मौजूद है। केवल पीने योग्य 1% जल मौजूद है, जिसको कि हम लोग यूज कर रहे हैं और लगातार निरंतर जो है जल का दोहन पृथ्वी के माध्यम से होता चला जा रहा है। एक व्यक्ति पर कम से कम 100 लीटर पानी का जो है वो रेशियो निकल करके आ जाता है। यदि हम सुबह से शाम तक की दिनचर्या को फॉलो करें तो देखेंगे कि उसके अंदर विभिन्न प्रकार के पहलुओं पर हमें पानी की आवश्यकता पड़ती चली जाती है। तो जल संरक्षण जो है, क्योंकि ठीक है आज हमारे पास जल है, हम पीने योग्य पानी है, नल खोला से अच्छा पानी निकल रहा है, हम पी रहे हैं, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए क्या होगा, वह किस तरीके से चलेगी, कैसे उनकी व्यवस्था बनेगी, इस पर भी हमें चिंतन करना पड़ेगा। इसलिए जल संरक्षण की आवश्यकता निरंतर पड़ रही है। हमें इन सब चीजों की बात सोचनी है और ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन को हमें अपने मद्देनजर रखते हुए इस पर लगातार निरंतर चिंतन करना पड़ेगा कि हमें अपने जीवन में किस तरीके से पानी का प्रयोग किया जाए, किस तरीके से पानी को यूज किया जाए और हम उसका संरक्षण कर सकें। हमें सभी पता है कि वाटर साइकिल के माध्यम से जल की जो है उत्पत्ति होती है। वर्षा का जल जो है सबसे बड़ा अहम स्रोत माना जाता है और जो जल है वह जो है विभिन्न जगह से आकर के एकत्रित होता है, तालाबों में, कुआं में, खेत में, अन्य जगह पर उनका प्रयोग हम खेती बाड़ी उसके लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से व्यवस्थाएं बदलती चली गई वह क्या है, क्रमिक जो है क्रम टूटता चला गया। आज फिर हमें उन्हीं संसाधनों पर जाना पड़ रहा है जो कि इतिहास में पूरे हम लोगों ने देखा है कि राजस्थान के अंदर किस प्रकार से पोखरों के माध्यम से, कुआं के माध्यम से, झील के माध्यम से, कहते हैं कि बांध के माध्यम से, नहर के माध्यम से और विभिन्न प्रकार से पानी को इकट्ठा करके हम वर्षा के पानी को खेती में प्रयोग करते हैं। तो उस तरीके से हम राजस्थान में यह देखने की पता मिली है कि पारंपरिक रूप से, क्योंकि वहाँ पर जो है पानी की लगातार निरंतर कमी रहती है, तो वहाँ के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा जागरूक रहते हैं पानी को बचाने के लिए। वहाँ से यह
चीज़ देखी गई है कि किस तरीके से जल का संरक्षण हम वहाँ पर करते हैं। तो मेरा कहने का एक निवेदन है आज इस जागृति मंच के माध्यम से कि जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बन करके खड़ी होगी। यदि हम अपने बच्चों को, अपने समाज में, अपने स्कूल के छात्रों को हम इसके बारे में यदि हम उनको नहीं बताएंगे तो उनको यह नहीं पता चल पाएगा कि जल संरक्षित करना कितना अनिवार्य है आगे आने वाले समय के लिए। थोड़ी थोड़ी सी चिंतन करने पर हमें मालूम चलता है कि आज जो है जल स्तर जो है वह 200 फीट से नीचे चला गया। हर समरसेबल पंप जो है वहां पर देखा जा रहा है कि दोबारा ड्रिल कराया जा रहा है, दोबारा खोदा जा रहा है और उसके बाद पानी निकल रहा है। तो सोचो कि जल का स्तर धीरे 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 क्रमिक रूप से कितना नीचे जा रहा है। इस चीज का हमें चिंतन करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। हमारा वाटर लेवल जो है वो कम ना हो, इस चीज को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अब एक नई जो तकनीकी निकल करके आई है कि हम जगह जगह प्रतिष्ठानों में, घरों में और अन्य जगह जो है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का हम निर्माण कर रहे हैं। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जिस जगह पे लग जाता है, हमारे विद्यालय में भी लगा हुआ है। हम लोगों ने 2 तरीके से उसको यूज़ करते हैं, एक अलग बिल्डिंग के लिए, दूसरी अलग बिल्डिंग के लिए। तो जो भी वर्षा का पानी आ रहा है, जो भी बाथरूम का पानी आ रहा है, जो भी ड्रेनेज का पानी, इस तरीके से साफ पानी जो है जहाँ से स्नान का पानी होगा, ये सारी चीज़ें होगी, वह पानी जो है वो ज़मीन के अंदर वो जा रहा है। उसकी कई प्रक्रियाएं होती है वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। उसमें चारकोल है, सैंड है, ये सारी चीज़ मिला करके बनाया जाता है सिस्टम। उसका पिट बनाया जाता है, उसमें पानी जाता है, वो पानी जो है ज़मीन में जा कर के वाटर लेवल को फिर मेंटेन करता है। तो थोड़ी थोड़ी बातों पर हमें चिंता करनी पड़ेगी, जल संरक्षण के लिए सोचना पड़ेगा और हमें विचार करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इसकी व्यवस्था को सही करें। अब हम एक बात करेंगे कि हम दैनिक जीवन में भी किस तरीके से हम अपने वाटर का प्रयोग हम कम से कम करें, उसको हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो क्या है, हम स्नान करते हैं, 2-3 बाल्टी पानी से स्नान कर लिया, वह उचित नहीं है। वह क्या है, कई लोग होते शावर चला लिए, घंटों स्नान कर रहे हैं, नहीं। हमें एक तय करना है कि हमें 1 बाल्टी पानी के अंतर्गत उसको स्नान करना है। शेविंग बनानी है तो 1 मग्गे में हमें पानी लेकर के इस्तेमाल करना है। फ्लश करना है, उसके अंदर भी 1 लीटर की बोतल में यदि बालू और पानी रख करके अंदर कर दिया जाए तो हर फ्लश में 1 लीटर पानी जो है वो बचेगा। इस चीज़ को हमें सोचना है। और साथ में वॉशिंग मशीन का यदि हम प्रयोग कर रहे हैं तो कम से कम करें। फुली ऑटोमेटिक मशीन नहीं रखना है, हमें सेमी ऑटोमेटिक मशीन से जब ज़्यादा कपड़े हो जाएं तो एक बार में ही धुलने की प्रक्रिया करेंगे, इससे भी पानी का जो है बचाव। तो इस बात को हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम जल संरक्षण को हम क्रमिक रूप से लेकर के, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के हम चलेंगे तो हम जल को संरक्षित कर सकते हैं। एसी का पानी जो निकल करके आता है उसको हम बाकायदे उसको अपने बागवानी में, सिंचाई में, कहीं पर बर्तन धोने में, कहीं पर उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। इवन यहाँ तक कि बैटरी के अंदर पानी डालने में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। रेन वाटर सिस्टम जो है उसके लिए भी है। जिन जिन लोगों का यदि समरसेबल जो पंप है वो यदि सूख चुका है तो उसमें भी रेन वाटर सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बन जाता है और उसका प्रयोग जो है जल संरक्षण के लिए किया जाता है। अभी नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने इस विषय रखा कि किस तरीके से उन्होंने लाल किले के मैदान पर कई बातें उन्होंने जल संरक्षण के बारे में बोले और उन्होंने बताया। और उसके लिए उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय का एक निर्माण और गठन किया और उसके अंतर्गत यह देखा गया है कि किस तरीके से अपने जल संसाधनों को हम एकत्रित करके, वर्षा के जल को हम एकत्रित करके सिंचाई के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं और अन्य जैसे वेस्ट वाटर जो होते हैं, सीवेज ड्रेनेज सिस्टम जो होता है उसको हम लेकर के उसमें रिफाइन करके और उसके पानी का प्रयोग जो है हम खेती बाड़ी के लिए कर सकते हैं। इसके लिए मोदी सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट रखा हुआ है जल शक्ति मंत्रालय की ओर से। और यह जो है
मंत्रालय यह सारी टेक्निक्स का जो प्रयोग है वो राजस्थान के लिए कर रहे हैं और उसमें विभिन्न प्रकार की योजनाएं साइंटिस्ट को बड़े बड़े आवाम दिए गए हैं, सोचने का चिंतन दिया गया है कि किस तरीके से उसको मैनेज करके हम आगे बढ़ाएं और बढ़ाने के बाद हम किस तरीके से उसको संरक्षित करेंगे और जल को जब संरक्षण कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा उसका परिणाम निकल करके आएगा। और सबसे अच्छी बात है, सबसे बढ़िया बात यह समझ में आनी चाहिए कि हम कुछ भी करें, कुछ भी सोचें, लेकिन हमें जल का संरक्षण जरूर करना है, सोच समझ के करना है और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए करना है। इस चीज को हम देखेंगे और सोचेंगे। जल संरक्षण के लिए एक बात और है, जल नहीं तो कल नहीं। यह एक सेंटेंस अपने आप में सार गर्भित है कि यदि जल नहीं होगा तो कल नहीं होगा। हमें कल की यदि चिंता करनी है, हमारे आने वाली पीढ़ी की यदि चिंता करनी है, हमें उन पर यदि विचार करना है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को भी जो है प्रॉपर वे में जल मिले, तो हमें अभी से ही कमर कस लेना है, अभी से ही जागरूक हो जाना है, अभी से ही हमें व्यवस्थित क्रम में एक व्यवस्था बना देनी है जिसके माध्यम से पूरी तरकीब से हमारा जल संरक्षित हो और हम उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा जल को बचा सकें। अब एक बात इसमें समझ में आती है, जल का सबसे बड़ा स्रोत हम लोग के लिए जो है वर्षा का जल तो ही है, नदी का भी जल है। बहुत सारी नदियां हैं, गंगा नदी है, यमुना नदी है, वहाँ पे मवेशी जो हैं वो जा रहे हैं, कुछ लोग डेड बॉडीज़ को जला देते हैं, कपड़े धो रहे हैं, वो सारे कूड़ा करकट निकल करके सामने चला आ रहा है, तो क्या हुआ, वहाँ का जल निरंतर दूषित हो रहा है। अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ था, वहाँ पर एक 80 का नाला है, उस नाले में से पानी एकदम लगातार काला पानी जो है वो मिलता जाता है, गिरता जाता है। साइंटिस्ट लोगों ने जब वहाँ पर BHU के स्टूडेंट्स ने जब उसको ट्रीट किया तो गंगा के जल में एक बैक्टीरियोफेज नाम का क्या है बैक्टीरिया होता है, जो कि कहीं से भी कोई भी जो गंदगी बैक्टीरिया आएगा वो उसको क्या है वो तुरंत भक्षण कर लेता है और गंगा का पानी निरंतर शुद्ध बना रहता है। गंगा के पानी में एक क्वालिटी होती है कि वहाँ उसका पानी कभी भी खराब नहीं होता। उसका कारण है कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरियोफेजेस जो हैं उसके पानी में मौजूद होते हैं, वो जो हानिकारक बैक्टीरिया होता है उसको किल कर देते हैं और पानी हमेशा शुद्ध बना रहता है। यह कार्य अपने से शुरू होगा, तभी जाकर के परिवार में, परिवार से वो समाज में, समाज से वो क्षेत्र में और क्षेत्र से वो भारत देश के अंदर जाएगा। तो जाकर के धीरे धीरे यह एक मुहिम की तरह चलेगा और हम जल को संरक्षित कर सकते हैं और जल को हम सुरक्षित बना सकते हैं, जिससे कि आने वाली पीढ़ी वह जो है वह सुखमय हो। तो मेरा यह अंत में यह कहना कि जल एक अति महत्वपूर्ण तत्व है और इसको संरक्षित करना हमारा परम धर्म है, परम कर्तव्य है और हम सब पूर्ण मनोयोग से इस संकल्प को जो हमने आज इस मंच के माध्यम से लिया है इसको फॉलो करेंगे और जल को संरक्षण करने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।